नमस्कार साथियों, सीसीआई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। राजस्थान करंट अफेयर्स की कक्षाएं चल रही हैं और उसी श्रृंखला में आज हमारी जनवरी माह की राजस्थान करंट अफेयर्स की तीसरी कक्षा होने जा रही है। विशेष रूप से तो चतुश्रेणी जो कर्मचारी भर्ती हैं उसके लिए उपयोगी है। इसके अलावा अन्य जो भर्तियां आयोजित होने जा रही हैं 2025-26 के अंदर, उन सभी भर्तियों के लिए भी ये कक्षा उपयोगी रहेगी। तो आज की कक्षा में हम लोग बात करते हैं सर्वप्रथम मानक अलंकरण पुरस्कार। मानक अलंकरण पुरस्कार के बारे में बात करेंगे। मानक अलंकरण पुरस्कार की अगर बात करें तो सबसे पहले तो इसका आयोजन आयोजन मानक अलंकरण पुरस्कार की बात करें तो इसका जो आयोजन है वो आपके होता है 28 जनवरी 28 जनवरी 2025। 28 जनवरी 2025 को मानक अलंकरण पुरस्कार है जो दिया जाता है और इस समारोह का जो आयोजन है वो जयपुर के अंदर होता है। जयपुर के अंदर इस समारोह का है जो आयोजन किया जाता है। अगर इस समारोह की बात करें तो यह समारोह कौन से क्षेत्र के लिए दिया जाता है, तो ये जो पुरस्कार है ये पुरस्कार आपके पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है, आपको ध्यान में रखना है। पत्रकारिता के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार की अगर बात करें तो 43वां जो मानक अलंकरण पुरस्कार है ये अभी हाल ही में वर्ष 2024 के लिए जयपुर में दिया गया है। और ये जो 43वां पुरस्कार है यह महावीर शर्मा महावीर शर्मा को दिया गया है। महावीर शर्मा की अगर बात करें तो ये दैनिक भास्कर जो अखबार है उनसे संबंधित हैं, दैनिक भास्कर से संबंधित हैं और दैनिक भास्कर से संबंधित जोधपुर से है। दैनिक भास्कर से संबंधित जोधपुर से है। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। प्रश्न पुरस्कारों के बारे में सीधे पूछे जाते हैं तो आपको बहुत अच्छे से है जो इनके संबंध में ध्यान में रखना है। मानक अलंकरण पुरस्कार जो आपके 28 जनवरी 2025 को ये समारोह जयपुर के अंदर आयोजित किया जाता है और इसमें ये जो पुरस्कार है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। 43वां जो पुरस्कार है वो महावीर शर्मा को दिया गया है जो आपके दैनिक भास्कर ग्रुप से जुड़े हुए है। ठीक है। अगला अगर हम लोग बात करें तो आर्थिक गणना 2025-26, आर्थिक गणना 2025-26 की अगर बात करें तो ये राजस्थान के अंदर आयोजित होने जा रही है। और राजस्थान के अंदर ये जो आर्थिक गणना है ये आर्थिक जो मंत्रालय है, आर्थिक व जो सांख्यिकी निदेशालय है, सांख्यिक जो निदेशालय है उनके द्वारा ये आर्थिक गणना आयोजित की जा रही है। और ये राजस्थान की 8वीं आर्थिक गणना है, ये ध्यान में रखना है। राजस्थान की 8वीं आर्थिक जो गणना है इसका आयोजन किया जा रहा है। हम क्यों इसके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि हाल ही के अंदर जनवरी में इस आर्थिक गणना से संबंधित एक राज्य स्तरीय समन्वय कमेटी का गठन किया गया है। राज्य स्तरीय समन्वय कमेटी, राज्य स्तरीय समन्वय कमेटी। ये जो राज्य स्तरीय समन्वय कमेटी है इस कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और इसके संबंध में हमारे को ध्यान में रखना है। तो आर्थिक गणना राजस्थान में 8वीं आयोजित की जाएगी। जो आर्थिक एवं जो सांख्यिकी निदेशालय है उनके द्वारा ये गणना आयोजित की जा रही है और इसके लिए राजस्थान में एक राज्य स्तरीय समन्वय कमेटी बनाई गई है जिसके जो अध्यक्ष हैं वो है सुधांशु पंत। राजस्थान के जो मुख्य सचिव हैं सुधांशु पंत या सुधांशु पंत और आपके इस कमेटी के, इस राज्य स्तरीय कमेटी के समन्वय के अध्यक्ष है जो बनाए गए हैं। तो ये चीज आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। आर्थिक गणना 2025-26 हाल ही में जनवरी के अंदर राज्य स्तरीय समन्वय कमेटी का है जो गठन किया गया है। इसके बाद में अगला हम लोग बात करें वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025। वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक है ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। हमारे देश के अंदर पूर्व में योजना आयोग का गठन किया गया था 1950 में। उसके बाद में नरेंद्र मोदी सरकार ने जो योजना आयोग था उसका नाम परिवर्तन करके नीति आयोग कर दिया गया है। जो हमारे देश के अंदर विभिन्न प्रकार की जो योजनाओं का निर्धारण है उनका सीमांकन है
उससे संबंधित काम है जो नीति आयोग करता है, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। और नीति आयोग के द्वारा ही प्रतिवर्ष है जो वित्तीय जो स्वास्थ्य सूचकांक है वो जारी किया जाता है। तो हाल ही के अंदर अगर बात करें इस सूचकांक के बारे में, वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक, ये जो सूचकांक है ये 24 जनवरी 2025 को जारी किया जाता है। 24 जनवरी 2025 को नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है, ये ध्यान में रखना है। नीति आयोग के द्वारा यह सूचकांक जारी किया जाता है। वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 नीति आयोग के द्वारा 24 जनवरी को जारी किया जाता है। इस सूचकांक की अगर बात करें तो देश में अगर स्थान की बात करें इस सूचकांक के अंदर, इस सूचकांक में शीर्ष राज्य मतलब सबसे पहले स्थान पर इस सूचकांक में कौन सा राज्य है, तो आपको ध्यान रखना है इस सूचकांक के अंदर जो पहला स्थान प्राप्त किया है वो क्या है, आपके ओडिशा राज्य ने। ओडिशा जो राज्य है ये पहले नंबर पर है, दूसरे पर छत्तीसगढ़ जो राज्य है वो है, और तीसरे पर है गोवा राज्य। तीनों का नाम ध्यान में रखना है शीर्ष। ये देखो आपके बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट भी आ रहे थे कि सर नेशनल स्तर का मतलब राष्ट्रीय स्तर का जो करंट अफेयर्स है वो भी आप साथ में करवाएं। तो मैंने पहले वीडियो के साथ में आपको बता दिया था कि हम सबसे पहले जनवरी से जुलाई माह तक का जो राज्य स्तरीय करंट है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि आपके जो सबसे ज्यादा रेशियो रहने वाला है वो इस राज्य स्तरीय करंट अफेयर्स का सबसे ज्यादा है जो रेशियो रहेगा। इसलिए सबसे पहले तो हम, क्योंकि अगर आपके 10 प्रश्न भी आते हैं तो 10 में आप मान के चलिए 7 से 8 प्रश्न आपके राज्य स्तरीय करंट करेंगे। अगर कोई राष्ट्रीय स्तर की घटना भी पूछी जाएगी तो वो आपके राज्य स्तर से जोड़ के आपसे पूछी जा सकती है। इसलिए सबसे पहले ये पढ़ना जरूरी है। इसके बाद में हम लोग राष्ट्रीय स्तर से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण घटना है, जो भी देश के अंदर महत्वपूर्ण चीजें हुई हैं, उनके संबंध में भी कक्षाएं लेके आएंगे। ठीक है, अब बात हम राजस्थान की करते हैं। ये तो बात होगी हमारे देश में जो प्रमुख शीर्ष राज्य हैं इस वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 से संबंधित उनकी। राजस्थान की इसमें क्या स्थिति रही है, राजस्थान जो राज्य है इसकी क्या स्थिति रही है, ये भी ध्यान में रखना है। तो राजस्थान की जो पोजीशन है, राजस्थान की जो स्थिति है वो राजस्थान पूरे भारत में इसमें 12वें स्थान पर रहा है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान की इसके अंदर क्या पोजीशन रही है, तो राजस्थान इसमें 12वें स्थान पर रहा है। और राजस्थान का इसमें जो स्कोर रहा है वो आप कह रहा है 28.6 के स्कोर के साथ राजस्थान वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 की रैंकिंग में 12वें नंबर पर है और एक परफॉर्मर राज्य के अंदर डाला गया है। जो परफॉर्मर राज्य होते हैं उन सूची के अंदर राजस्थान को इसमें शामिल किया गया है। इसलिए ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। पहले ही बोला था कि साथ में आपको नोट्स बनाते चलने हैं। पढ़ाने को तो पीडीएफ से भी पढ़ाया जा सकता है। बहुत सारे विद्यार्थी बोल रहे हैं कि सर पीडीएफ से पढ़ाइए। पीडीएफ से पढ़ाने का तो फिर कोई औचित्य नहीं, सीधी पीडीएफ डाल दी जाए तो वही बेस्ट है। इसलिए आपको एकदम व्यवस्थित तरीके से जिस जिस घटना से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो भी करंट के हिसाब से महत्वपूर्ण चीजें, ऐसे करंट की कोई सीमा नहीं है, जितना पढ़ा जाए उतना कम है। फिर भी जनवरी माह के अंदर जो महत्वपूर्ण चीजें हुई हैं और आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उनके बारे में पॉइंट के अनुसार हम लोग बात करेंगे। जो भी महत्वपूर्ण इसमें घटनाएं हैं वो शॉर्ट में आप नोट करते जाइए और 1-2 बार आप पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा है सीनियर नेशनल शूटिंग बॉल प्रतियोगिता। सीनियर नेशनल शूटिंग बॉल अगर प्रतियोगिता की बात करें तो सबसे पहले तो इसमें है आयोजन। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है नेशनल सीनियर जो नेशनल शूटिंग बॉल प्रतियोगिता। देखो ये छोटी छोटी जो प्रतियोगिता है इनके संबंध में भी प्रश्न आने की पूरी संभावना रहती है, तो इसलिए इनको भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि कौन कौन सी प्रतियोगिता है जो आयोजित हुई है। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे सीनियर नेशनल शूटिंग बॉल जो प्रतियोगिता है इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। इसका जो आयोजन है ये आपके 17 से 19 जनवरी 17 से 19 जनवरी 2025 17 से 19 जनवरी 2025 को है जो इसका आयोजन किया गया है। और इसका जो आयोजन किया गया है वो पुरी के अंदर किया गया है। पुरी आपके ओडिशा राज्य में, पुरी ओडिशा में इसका आयोजन किया गया है। बात करें अगर इस प्रतियोगिता की तो संस्करण, कौन सा संस्करण था इसका ध्यान रखना है। इस प्रतियोगिता का
संस्करण आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। संस्करण इसका 43वां संस्करण था। 43वां, कभी कभी संस्करण भी डायरेक्ट सीधा वन लाइनर प्रश्न के अंदर भी पूछ लिया जाता है। ये भी ध्यान में रखना है कि सीनियर जो नेशनल शूटिंग बॉल प्रतियोगिता है, इसका है जो आपके 43वां संस्करण है जो आयोजित किया गया। इसके बाद में हम लोग बात करें राजस्थान। राजस्थान की क्या स्थिति इसके अंदर रही है? मोस्टली तो हमारे को ऐसी प्रतियोगिताओं में राजस्थान की पोजीशन बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। तो राजस्थान की स्थिति सामान्य रही है। राजस्थान की जो पुरुष टीम है उसने इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है, कांस्य पदक जीता है। इसके अलावा अगर बात करें महिला टीम, तो महिला टीम इस प्रतियोगिता के अंदर चौथे स्थान पर रही है, चौथे स्थान पर रही है, ये ध्यान रखना है। सीनियर नेशनल शूटिंग बॉल प्रतियोगिता आयोजन ध्यान में रखना है 17 से 19 जनवरी 2025 को पूरी ओडिशा के अंदर। और इसका जो संस्करण है, ये संस्करण आपके 43वां संस्करण था। राजस्थान की जो पुरुष टीम है उसने इस प्रतियोगिता के अंदर कांस्य पदक जीता है और महिला टीम इसमें चौथे स्थान पर रही है, ये बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में अगला जो है 41वीं एनटीपीसी राष्ट्रीय सब जूनियर ध्यान रखेंगे, जूनियर अभी सब जूनियर तीरंदाजी चैंपियनशिप, तीरंदाजी जो प्रतियोगिता है इसके संबंध में बहुत छोटी प्रतियोगिता आपको लग रही होगी, लेकिन आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत बड़ी प्रतियोगिता है, बहुत बड़ी प्रतियोगिता है, ध्यान में रखना है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसका आयोजन। इसका जो आयोजन है वो आपके 4 से 9 जनवरी 4 से 9 जनवरी 2025 4 से 9 जनवरी 2025 को जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया जाता है। 4 से 9 जनवरी को इसका आयोजन जयपुर के अंदर किया जाता है। सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना है। और अगर इस प्रतियोगिता के बारे में हम लोग बात करें, इसका आयोजन सबसे पहले ध्यान में रखना है हमारे जयपुर के अंदर हुआ है, तो बहुत महत्वपूर्ण है। 41वीं एनटीपीसी जो राष्ट्रीय सब जूनियर प्रतियोगिता है, इसके बारे में। अब राजस्थान की हम लोग बात करते हैं कि राजस्थान का प्रदर्शन जो है इसमें कैसा रहा है। तो राजस्थान के एक प्लेयर थे जिनका नाम था दिवांश सिंह, बहुत अच्छे से नाम ध्यान में रखना है। दिवांश सिंह ने इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है, बहुत अच्छे से नाम ध्यान रखना है। दिवांश सिंह राजस्थान के हैं जिन्होंने इस प्रतियोगिता के अंदर है जो स्वर्ण पदक जीता है। और इन्होंने महाराष्ट्र के हराया, किसको है? महाराष्ट्र के मानव यादव को हराया है। मतलब मानव यादव ने हराने का मतलब ये हुआ कि रजत पदक जीता है, क्योंकि 3 पोजीशन तक है जो इसमें पदक दिए जाते हैं तीरंदाजी में। तो पहला जो स्थान प्राप्त किया है वो दिवान सिंह ने किया है, स्वर्ण पदक। और नजदीक इनके मुकाबले में जो रहे हैं महाराष्ट्र के मानव यादव रहे। इनके अगर स्कोर की बात करें, देखो ऐसे प्रश्न आने लग गए हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, तो स्कोर भी आपको बहुत अच्छे से है जो इसके संबंध में ध्यान में रखना है। इनका जो स्कोर है वो रहा है 149/150, मतलब 150 का जो स्कोर था उसमें से 149 स्कोर राजस्थान के दीवान सिंह का इस प्रतियोगिता के अंदर रहा है। तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, हो सकता है आपसे स्कोर के बारे में भी पूछ लिया जाए, ठीक है। ये आपके हैं 41वीं एनटीपीसी राष्ट्रीय सब जूनियर प्रतियोगिता जो हमारे जयपुर के अंदर 4 से 9 जनवरी को आयोजित हुई है। इसमें दीवान सिंह ने है जो स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है भीमथड़ी घोड़ा। इस पर बात है कि क्या है, घोड़े की एक नस्ल है भीमथड़ी घोड़ा की अगर बात करें तो राष्ट्रीय अश्व जो अनुसंधान केंद्र है, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ये बीकानेर के अंदर है। हमारे राजस्थान के बीकानेर के अंदर राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र है। उन्होंने ये जो भीमथड़ी घोड़ा है इसकी 8वीं नस्ल हाल ही के अंदर जनवरी में 8वीं नस्ल के रूप में है जो घोषणा की है कि भीमथड़ी घोड़े की जो 8वीं नस्ल हाल ही के अंदर घोषित की गई है वो आपके भीमथड़ी घोड़ा है। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान के द्वारा भीमथड़ी घोड़ा को घोड़े की 8वीं नस्ल के रूप में है जो मान्यता दी गई है। वन लाइनर के हिसाब से ध्यान में रखें और भूगोल के हिसाब से स्थायी रूप से आप जो प्रमुख पशुओं की नस्लें आती है जिसमें बकरी है,
गाय हैं, भैंस हैं, भेड़ हैं, घोड़ा है, तो उसके साथ में भी आप ध्यान में रख सकते हैं। अपडेट करंट के हिसाब से भी ध्यान में रख सकते हैं कि भीमथड़ी घोड़े की एक नस्ल है जो राष्ट्रीय जो अश्व अनुसंधान केंद्र हमारे बीकानेर के अंदर बना है, उन्होंने जनवरी 2025 में 8वीं नस्ल के रूप में मान्यता दी है। नेक्स्ट है ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम 2025। ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम 2025, सबसे पहले तो हम बात करेंगे इसके आयोजन की। आयोजन, नाम से आप समझ गए होंगे, स्टोन का मतलब वैसे पत्थर होता है। क्या होता है? पत्थर होता है। तो ग्लोबल स्टोन जो टेक्नोलॉजी फोरम है, इसका जो आयोजन है वो आपके 9 से 10 जनवरी 9 से 10 जनवरी 2025, 9 से 10 जनवरी 2025 को किशनगढ़ के अंदर किया गया। किशनगढ़, किशनगढ़ अजमेर के अंदर है जो इसका आयोजन किया गया है। किशनगढ़ अजमेर, किशनगढ़ अजमेर में है जो इसका आयोजन किया गया है। आयोजन 9 से 10 जनवरी को किया गया है। अब नाम से स्पष्ट है, स्टोन मतलब पत्थर। किशनगढ़ जो अजमेर राजस्थान का स्थान है वो हमारे मार्बल के लिए बहुत प्रसिद्ध है। मार्बल की फैक्ट्रियां हैं और मार्बल के लिए बहुत प्रसिद्ध स्थान है। और यहाँ पर ग्लोबल स्टोन मतलब विश्व स्तरीय एक टेक्नोलॉजी फॉर्म है, एक आयोजन इसका किया गया है किशनगढ़ के अंदर 9 से 10 जनवरी 2025 को किया गया। इसका जो संस्करण था, इसका जो संस्करण था, ध्यान रखना, प्रति वर्ष इसका है जो आयोजन किया जाता है, इसका संस्करण 10वां संस्करण है ये। इसका 10वां संस्करण है। और इस आयोजन के अंदर, और इस आयोजन के अंदर, इस आयोजन में लगभग 500 से अधिक देश भर के जो उद्यमी हैं, देश भर के जो उद्यमी हैं, इन्होंने भाग लिया। 500 से अधिक जो देश भर के उद्यमी हैं, जो व्यापारी हैं, उन्होंने इसके अंदर, बिजनेसमैन जो हैं, उन्होंने इस स्टोन जो टेक्नोलॉजी फोरम का आयोजन किया गया, ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम, इसके अंदर आयोजन के अंदर भाग लिया है। तो फैक्ट जो आपको स्पेशली ध्यान में रखना है, एक तो इसका संस्करण कौन सा है, इसका संस्करण 10वां है। इसके साथ में कब इसका आयोजन किया गया और कहां किया गया है, ये चीजें आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से मालूम होनी चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे युवा संसद कार्यक्रम। युवा संसद कार्यक्रम, सबसे पहले है इसका आयोजन। आयोजन नाम से स्पष्ट है, युवाओं की संसद, युवा संसद कार्यक्रम। इसका जो आयोजन है वो आपके किया गया है 24 से 25 जनवरी 24 से 25 जनवरी 2025। 24 से 25 जनवरी 2025 को हमारे राजस्थान के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष हैं वासुदेव देवनानी। वासुदेव देवनानी, इनकी पहल पर इसका आयोजन राजस्थान की विधानसभा के अंदर किया गया। राजस्थान की विधानसभा के अंदर 24 से 25 जनवरी 2025 को वासुदेव देवनानी जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनकी पहल पर है जो इस युवा संसद का है जो आयोजन किया गया है। ठीक है, अब इसका जो उद्देश्य था वो क्या रहा है, इसका क्या उद्देश्य रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, क्या पता इसका उद्देश्य आपसे पूछ लिया जाए। इसका जो प्रमुख उद्देश्य है, पर्यावरण पर्यावरण के पर्यावरण के प्रति चेतना को बढ़ावा देना, चेतना को बढ़ावा देना। पर्यावरण के प्रति जो चेतना है, इसको बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार की युवा संसद का जो आयोजन है हमारी राजस्थान की विधानसभा के अंदर 24 से 25 जनवरी को विधानसभा जो अध्यक्ष हैं वासुदेव देवनानी, उनकी पहल पर किया गया है। तो ये अच्छे से ध्यान में रखना है। इसके अंदर प्रत्येक क्षेत्र से युवा जो विद्यार्थी हैं उनको चुनकर इस विधानसभा के अंदर लेके आए थे और 2 दिन तक ये एज ए जो जनता के प्रतिनिधि के रूप में इन्होंने संसद के अंदर पर्यावरण के मुद्दों पर विभिन्न अपने अपने मत और विचार रखे थे। और इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो भी पर्यावरण के प्रति चेतना को बढ़ावा देना है। इसके बाद में नेक्स्ट है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए नव प्रसारक नीति। बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है, यहां से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो ध्यान में रखना है।
सोशल मीडिया का ही जमाना वर्तमान के अंदर चल रहा है, तो राज्य सरकार ने ही इसी सोशल मीडिया का उपयोग करने के लिए इस प्रकार की नीति और योजना जो जारी की है। सबसे पहले ये जो नीति है, इसको जारी कब किया गया, ये ध्यान में रखना है। तो ये जो नीति है, ये आपकी जारी की जाती है 5 जनवरी 2025 को। 5 जनवरी 2025 को इस नीति को है जो जारी किया जाता है। अब इसका जो प्रमुख उद्देश्य क्या रहा है कि इस प्रकार की योजना को क्यों जारी किया गया है, तो इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसका प्रमुख उद्देश्य है जो राज्य सरकार की कल्याणकारी योजना है वो जन जन तक पहुंचनी चाहिए। राज्य सरकार की जो कल्याणकारी योजना है, राज्य सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, ये कल्याणकारी योजनाएं जन जन तक पहुंचनी चाहिए। इन योजनाओं को जन जन तक या प्रत्येक लोगों तक इस योजना को पहुंचाने के उद्देश्य से इस प्रकार की जो नीति है वो जारी की गई है। इस प्रकार की नीति है जो जारी की गई है, ध्यान में रखना है। तो इस योजना का जो प्रमुख उद्देश्य है कि राज्य सरकार की जो योजना है वो जन जन तक प्रत्येक लोगों तक कैसे पहुंचे, इसके लिए जो सोशल मीडिया है इसको अच्छे से कैसे उपयोग में लाए, इसके लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो योजना है या इन्फ्लुएंसर्स जो योजना है, ये नीति राज्य सरकार के द्वारा 5 जनवरी 2025 को जारी की जाती है। और इसके अंदर क्या किया गया है, 2 श्रेणियां बनाई गई हैं। 2 श्रेणियां इसके अंदर बनाई गई हैं, आप ध्यान में रखेंगे। 2 श्रेणियों के अंदर जो सोशल मीडिया उपयोग करता है उनको 2 श्रेणी के अंदर बांटा गया है। एक तो इसमें श्रेणी है ए, एक तो श्रेणी ए है और दूसरी इसमें जो श्रेणी है बी, दोनों का ध्यान में रखेंगे। 2 श्रेणियों के अंदर बांटा गया है। एक तो आपके पहली श्रेणी में वे आएंगे जिनके फॉलोअर 1 लाख से अधिक हैं। 1 लाख प्लस जो फॉलोअर्स हैं या 1 लाख फॉलोअर्स के जो यूजर्स हैं उनको इस श्रेणी के अंदर डाला गया है। पहली जो श्रेणी है जिसमें 1 लाख या 1 लाख से अधिक जो फॉलोअर्स के यूजर्स हैं उनको इस श्रेणी में डाला गया है। और अगर उनके द्वारा अच्छे से राज्य सरकार की जो योजना है वो जन जन तक पहुंचाने के लिए अगर वीडियो बना के जारी किया जाएगा या अपने सोशल मीडिया अकाउंट के द्वारा ये योजनाओं का प्रसार प्रसार अधिक से अधिक किया जाएगा, तो उनको प्रति माह 25,000 रुपए दिए जाएंगे। प्रति माह 25,000 रुपए है जो उन सोशल मीडिया जो अकाउंटर हैं उनको दिया जाएगा। दूसरी जो श्रेणी है इसमें 7,000 से 1 लाख तक, 1 लाख तक जिनके फॉलोअर है, जिनके फॉलोअर्स 7,000 से 1 लाख तक के हैं, वो अगर इस प्रकार के वीडियो हैं जो बनाकर जारी करेंगे तो उनको है जो 15,000 रुपए तक प्रति माह 15,000 रुपए तक राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा। इसमें ऐसा भी नहीं है कि भाई हर कोई कर सकता है। इसके लिए संभाग स्तर पर अलग अलग इनके सोशल मीडिया के लिए जाएंगे, संभाग स्तर पर 2 लिए जाएंगे तो जिला स्तर पर अलग लिए जाएंगे। इस प्रकार प्रत्येक स्तर पर फिक्स है, हर कोई वीडियो नहीं डाल सकता। उसके लिए इस प्रक्रिया के अंदर भाग लेना पड़ेगा आपको। तो आपको तो वैसे इससे बच के ही रहना है, सोशल मीडिया से दूरी बहुत जरूरी है, लेकिन इस योजना के बारे में जानकारी आपको बहुत जरूरी है क्योंकि 5 जनवरी 2025 को है जो इस योजना को जारी किया जाता है। इसके पीछे जो राज्य सरकार का उद्देश्य है वो यही है कि राज्य सरकार की जो योजना है वो जन जन तक प्रत्येक लोगों तक कैसे पहुंचे, इसके लिए है जो इस प्रकार की योजना है जो जारी की गई है। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। हाँ, तो नेक्स्ट चलते हैं अपन लोग आगे। है एग्रीस्टेक योजना। एग्रीस्टेक योजना है बहुत महत्वपूर्ण है। योजनाएं जितने भी आ रही हैं बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, इन योजनाओं से संबंधित प्रश्न पूछने की संभावना अक्सर बनी रहती है। तो एग्रीस्टेक योजना की अगर बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसकी शुरुआत की। एग्रीस्टेक योजना की अगर बात करें तो सबसे पहले जो इसकी शुरुआत होती है वो आपके होती है 13 दिसंबर 2024 को। 13 दिसंबर
2024 को सर्वप्रथम इस योजना की जो शुरुआत है वो की जाती है और ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में राजस्थान के सीकर जिले से प्रारंभ की जाती है। ये जो एग्रीस्टेक योजना है ये किसानों से जुड़ी हुई योजना है। किसानों को एक विशेष आईडी इस योजना के तहत प्रदान की जाती है। तो ये जो योजना है ये 13 दिसंबर 2024 को राजस्थान के अंदर सबसे पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सीकर जिले से प्रारंभ की जाती है। डायरेक्ट प्रश्न इसके संबंध में पूछा जा सकता है, बहुत महत्वपूर्ण है कि एग्रीस्टेक योजना शुरुआत कब हुई या राजस्थान में सर्वप्रथम इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कौन से जिले से है जो प्रारंभ किया गया। अब क्या होता है कि संपूर्ण राज्य के अंदर ये योजना, संपूर्ण राज्य में ये जो योजना है ये आपके 5 फरवरी 2025 को लागू होती है। संपूर्ण राज्य के अंदर इस योजना को 5 फरवरी 2025 को लागू किया जाता है। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब होता है पहली बार किसी योजना को टेस्ट करने के लिए, किसी योजना को जांचने के लिए कि वास्तविक रूप से धरातल पर अगर इस योजना को लागू करते हैं तो ये योजना लोगों के लिए फायदेमंद है कि नहीं है, सही है कि नहीं है। इसलिए शुरुआत के अंदर इसको सीकर जिले के अंदर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस योजना को प्रारंभ किया जाता है 13 दिसंबर 2024 को। उसके बाद संपूर्ण राजस्थान के अंदर ये केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है और संपूर्ण राज्य के अंदर ये 5 फरवरी 2025 को लागू होती है। अब इस योजना के तहत किया क्या जाता है, इस योजना के तहत संपूर्ण राज्य के जो प्रत्येक ग्राम पंचायत है समय समय पर उन ग्राम पंचायतों में कैंपों का आयोजन किया गया। प्रत्येक ग्राम पंचायत में क्या किया गया, कैंप आयोजित किए गए और ये जो कैंप आयोजित किए गए हैं इन कैंप के अंदर किसानों को एक फार्मर आईडी दी गई। क्या दी गई, एक फार्मर आईडी दी गई। जो खेतिहर किसान है इनको एक फार्मर आईडी जारी की गई है। ये जो आईडी है ये 11 अंकों की आईडी है, ये 11 अंकों की एक आईडी है। प्रत्येक किसान को एक आईडी प्रदान की गई है जिसको फार्मर आईडी बोला जाता है और 11 अंकों की ये जो आईडी है जो जारी की गई है ये आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। तो इसकी शुरुआत ध्यान में रखनी है। संपूर्ण राजस्थान के अंदर 5 फरवरी को है जो इस योजना को लागू किया गया है और कैंप जो है इनका आयोजन प्रत्येक पंचायत स्तर पर इनका आयोजन किया गया है जहां से है जो इनको एक फॉर्मर आईडी है जो प्रदान की गई है। अब इस योजना का अगर उद्देश्य की बात करें कि क्या उद्देश्य रहा होगा सरकार का इसके पीछे, तो उद्देश्य की अगर बात करें शॉर्ट में थोड़ा सा ध्यान रख लेना। इसका प्रमुख उद्देश्य अगर बात करें तो एक तो किसानों की आय में वृद्धि करना, किसानों की आय में वृद्धि करना, जो नवीन तकनीकी उपयोग हैं उनको बढ़ावा देना, नवीन तकनीकी उपयोग को बढ़ावा देना। अब ये कैसे संभव है, ये इसलिए संभव है कि प्रत्येक किसान की जो फॉर्मर आईडी जारी की गई है उन किसान से समस्त प्रकार का ब्यौरा लिया गया है, चाहे उनकी बैंक डिटेल हो, उनके खेत से संबंधित जो भी उनकी जमीन वगैरह है उसका डेटा लेकर है जो उनकी किसान आईडी है जो जारी की गई जिनको हम फार्मर आईडी बोलते हैं। और इस एग्रीस्टेक योजना के तहत है जो ये आईडी जारी की गई है राजस्थान के अंदर प्रत्येक जो किसान है उनके लिए ये आईडी जारी की गई और इसका जो उद्देश्य है कि किसानों की आय को कैसे बढ़ाया जाए, किसान जो है वर्तमान के अंदर खेती के अंदर नवीन तकनीकें हैं इनको कैसे उपयोग करें, इसके लिए इस प्रकार के लिए ये एग्रीस्टेक जो योजना है ये प्रारंभ की गई है। इसका प्रमुख उद्देश्य आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट है नीरज चौधरी। नीरज चौधरी कौन है भाई? नीरज चौधरी, नीरज चौधरी की अगर बात करें तो 16 जनवरी 2025 को नीरज चौधरी अगर बात करें तो नीरज चौधरी को निर्वाचन जो विभाग है राज्य सरकार का, राजस्थान जो राज्य निर्वाचन विभाग है इनका यूथ आइकन बोल सकते हैं, इनका एम्बेसडर बोल सकते हैं, वो नियुक्त किया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो राज्य जो निर्वाचन आयोग है 25 जनवरी 2025 को राज्य निर्वाचन आयोग, इस राज्य निर्वाचन आयोग का यूथ आइकॉन, कौन सा यूथ आइकॉन? राजस्थान का यूथ आइकॉन, राजस्थान का यूथ आइकॉन बनाया गया, जा सकता है यूथ आइकॉन बनाया गया। नीरज चौधरी अगर बात करें तो ये एक पर्वतारोही हैं और इनको है जो
राजस्थान के अंदर 16 जनवरी 2025 को जो राज्य निर्वाचन आयोग है, उस राज्य निर्वाचन आयोग का यूथ आइकॉन बनाया गया है। अच्छे से ध्यान में रखना है। वन लाइनर के हिसाब से प्रश्न इसके संबंध में भी पूछा जा सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्लांट, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्लांट की अगर बात करें तो नेशनल जो डेयरी है, नेशनल 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 डेयरी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट 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 नेशनल जो डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है उनके द्वारा राजस्थान के जयपुर के अंदर, राजस्थान के जयपुर के अंदर, राजस्थान के जयपुर के अंदर है जो जनवरी 2025 में जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्लांट की एक स्थापना की गई है। मतलब डेयरी विभाग के द्वारा जो राजस्थान के अंदर डेयरी से संबंधित जो व्यर्थ चीजें हो रही हैं उनके संबंध में एक प्लांट स्थापित किया गया है। जीरो लिक्विड डिस्चार्ज जो प्लांट है ये जयपुर के अंदर स्थापित किए गए हैं। तो ये नेशनल जो डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है उनके द्वारा, राष्ट्रीय जो डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है, डेयरी विकास बोर्ड है, उनके द्वारा इस प्रकार का एक जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्लांट है जो स्थापित किया गया है। बहुत अच्छे से आपको इसके संबंध में ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद में है हस्तशिल्प एक्सपो 2025। हस्तशिल्प एक्सपो 2025 नाम से स्पष्ट है, हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार के एक्सपो का है जो आयोजन किया गया है। सबसे पहले इसका आयोजन हमारे को ध्यान में रखना है, हस्तशिल्प एक्सपो। हस्तशिल्प जो एक्सपो है इसका आयोजन आपको बहुत अच्छे से जो ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके अगर आयोजन की बात करें तो इसका जो आयोजन है 23 से 26 जनवरी 23 से 26 जनवरी 2025। हस्तशिल्प जो एक्सपो है इसका आयोजन 23 से 26 जनवरी 2025 को बोरानाडा, कहाँ किया गया है? बोरानाडा, बोरानाडा जोधपुर, बोरानाडा जोधपुर के अंदर है जो इसका आयोजन किया गया है। बहुत अच्छे से आपको इसके बारे में ध्यान में रखना है, ठीक है। और इस प्रकार का जो संस्करण है, इसका जो संस्करण है वो भी ध्यान रख लो, बोले पहली बार है जो इसका आयोजन किया गया है। संस्करण, संस्करण ध्यान में रख लो, संस्करण इसका है पहला संस्करण। हस्तशिल्प एक्सपो 2025 आयोजन 23 से 26 जनवरी 2025 को जयपुर के अंदर, जोधपुर के जो बोरानाडा है वहां पर इसका आयोजन किया गया है। और पहली बार इसका आयोजन किया गया। इसका जो संस्करण है वो पहला है, ये आपको ध्यान में रखना है बहुत अच्छे से। और अगर इसके बारे में बात करें तो इसका जो प्रमुख उद्देश्य है हस्तशिल्प जो है, हस्तशिल्प क्षेत्र के अंदर बढ़ावा देना। हस्तशिल्प से जो भी वस्तुएं निर्मित होती हैं उनसे संबंधित इस प्रकार के सम्मेलन या एक्सपो का है जो आयोजन किया गया है। इसके बाद में है बाल चौपाल क्षेत्र। बाल चौपाल क्षेत्र बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है इससे संबंधित। बाल चौपाल क्षेत्र की अगर बात करें तो राजस्थान के अंदर एक हवाई अड्डा है महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा। महाराणा प्रताप अगर हवाई अड्डे की बात करें तो ये जो महाराणा प्रताप हवाई अड्डा है ये राजस्थान के डबोक के अंदर है। डबोक का है उदयपुर, डबोक उदयपुर के अंदर ये हवाई अड्डा स्थापित है। और यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर बच्चों के लिए बाल चौपाल का मतलब क्या हुआ? बच्चे। और इन बच्चों के लिए एक एरिया है, एक क्षेत्र है जिसका विकास किया गया है। तो बच्चों के लिए एक बोल सकते हैं गेम एरिया या खेल एरिया या गेम एरिया बोल दो। बच्चों के लिए गेम एरिया और गेम एरिया और खिलौनों का बाल चौपाल क्षेत्र। बस ये भी वन लाइनर है, ध्यान में रखना है आपको कि राजस्थान के जो महाराणा प्रताप हवाई अड्डा है उदयपुर के अंदर, वहां पर बच्चों के लिए, विशेष रूप से बच्चों के लिए एक अलग से क्षेत्र है, एक अलग से जोन बनाए गए हैं ताकि बच्चे अगर छोटे हैं तो वो आराम से उन समय के अंदर जो वेटिंग समय है उसके अंदर बच्चे उसके लिए क्या कर सकते हैं, गेम एरिया बनाया गया है, खेल सकते हैं, खेलने के लिए खिलौने वगैरह है। ये जो बाल चौपाल क्षेत्र है ये उदयपुर के अंदर
बनाया गया है। प्रश्न सीधा पूछा जा सकता है, बाल चौपाल क्षेत्र का कहाँ गठन किया गया है? डबोक के अंदर। और किस लिए किया गया है? तो बच्चों के मनोरंजन के लिए, उनके खेलने के लिए खिलौने वगैरह की व्यवस्था है जो की गई है। नेक्स्ट जो हमारा है पासपोर्ट मोबाइल वैन सेवा। पासपोर्ट मोबाइल वैन सेवा की अगर बात करें, सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी शुरुआत की। शुरुआत पासपोर्ट मोबाइल वैन सेवा, इसकी अगर शुरुआत की बात करें तो इसकी जो शुरुआत है वो 16 जनवरी 2025 16 जनवरी 2025 को इस पासपोर्ट मोबाइल वैन सेवा की शुरुआत है जो कोटा से की जाती है। कोटा जिले से की जाती है। और इसकी जो शुरुआत है वो ओम बिरला के द्वारा की जाती है। ओम बिरला राजस्थान के वर्तमान कोटा से सांसद हैं और लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष भी हैं। लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष भी हैं। उनके द्वारा 16 जनवरी 2025 को कोटा से पासपोर्ट मोबाइल वैन सेवा शुरू की गई है। और ये जो वैन सेवा है ये विद्यार्थियों के लिए की गई है। विद्यार्थियों के लिए इस प्रकार की मोबाइल वैन सेवा की शुरुआत की गई है। किसके लिए की गई है? विद्यार्थियों के लिए। तो ये भी आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। इसके बारे में प्रश्न डायरेक्ट पूछा जा सकता है, कहां से की गई, कब की गई, किसके द्वारा की गई और किस लिए की गई है। 16 जनवरी 2025 को कोटा में की गई है, ओम बिरला के द्वारा की गई है और आपके विद्यार्थियों के लिए है जो इस प्रकार के पासपोर्ट मोबाइल वैन सेवा है जो शुरू की गई है। मोबाइल के माध्यम से विद्यार्थियों को इस प्रकार की वैन की सेवा है जो उपलब्ध करवाई जाएगी। ठीक है। अब अंत में है एक आपके नाग मार्क 2 मिसाइल। नाग मार्क 2 मिसाइल के बारे में आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। नाग मार्क 2 मिसाइल की अगर बात करें तो हमारा जो रक्षा एवं अनुसंधान मंत्रालय है, रक्षा एवं अनुसंधान निदेशालय, रक्षा एवं अनुसंधान जो निदेशालय है उनके द्वारा, इसको डीआरडीओ भी बोलते हैं, डीआरडीओ, रक्षा अनुसंधान जो निदेशालय है इनके द्वारा नाग मार्क 2 एक मिसाइल है, इसका सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? हमारे राजस्थान के जो पोखरण के अंदर फायरिंग फील्ड जो रेंज है इसके अंदर, पोखरण फायरिंग फील्ड रेंज के अंदर, पोखरण कहाँ है? जैसलमेर के अंदर। प्रश्न पूछा जा सकता है, कई बार भर्तियों के अंदर इस प्रकार के प्रश्न सीधे पूछे जाते हैं। नाग मार्क 2 जो मिसाइल है इसका सफल परीक्षण कब किया गया है? तो इस परीक्षण जनवरी के अंदर किया गया है, जनवरी 2025 में। जनवरी 2025 के अंदर इसका जो सफल परीक्षण है ये आपके पोखरण की जो फायरिंग फील्ड रेंज है, इस फायरिंग फील्ड रेंज के अंदर किया गया है। रक्षा अनुसंधान एवं निदेशालय मंत्रालय के द्वारा इसका सफल परीक्षण अभ्यास जो है वो आपके जैसलमेर के अंदर किया गया है। जैसलमेर हमारे राजस्थान में। ठीक है। तो ये आज की हमारी करंट अफेयर्स की तीसरी कक्षा आपके लिए है। अच्छे से आप इस कक्षा को देखें और अपने हाथ से शॉर्ट नोट्स अवश्य बनाएं। हाथ से बनाई हुई चीज हमेशा अधिक स्थायी रहती है, अधिक याद रहती है। बाकी पीडीएफ से तो डायरेक्ट पढ़ते हैं वो इतनी स्थायी नहीं रहेगी। एक बार आप इस क्लास को देख के अपने हाथ से अगर कोई काम करेंगे तो ये मेरा दावा है कि इससे संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आपके एग्जाम के अंदर आएगा तो आप 100% उसको सही करके आएंगे। धन्यवाद।